तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आपकी वो ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। नेक्स्ट आर्टिकल, इससे पहले आपको क्या पढ़ा था, अनुगमन वेग और वैद्युत धारिता में संबंध बताया था ना। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या आप कह सकते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या फिर ओम के या वैद्युत धारा के अनुगमन वेग की सहायता से हमें क्या निकालना है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको अनुगमन वेग बताया था। अनुगमन वेग क्या होता है, वीडी और वैद्युत धारिता में संबंध, आई के बीच संबंध बताया था कि नहीं बताया था, याद है। देखो, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या अनुगमन वेग की सहायता से हमें किसकी व्युत्पत्ति करनी है, ओम के नियम की। ओम का नियम क्या था, V आई आर इक्वल टू V अपॉन आई। तो ओम का नियम कैसे निकाला जाएगा, अनुगमन वेग की सहायता से, वो आप यहाँ देखोगे। और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, इसको ध्यान रहे, पूछी जाती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई चालक है, सपोज के लिए कोई चालक है और इसके सिरों के बीच में हमने कैपिटल V वोल्ट का क्या लगाया हुआ है, विभवांतर लगाया है। ये प्लस सिरा, ये चालक की लंबाई स्मॉल l है और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ये वाला कैपिटल A है। ठीक है भाई, चालक में वैद्युत क्षेत्र, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है ना, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी समय में ये धनायन होते हैं, ये कई बार ये चित्र हम बना चुके हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये धनायन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये धनायन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है किसकी ओर चलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। किस वेग से चलेंगे, अनुगमन वेग से। अनुगमन वेग इनका क्या है, Vd। अब आप थ्योरी में क्या लिखोगे, माना कोई चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है भाई वो स्मॉल n है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं वैद्युत धारिता, तो अगर इसमें धारा स्मॉल i बह रही है भाई, चालक में कितनी धारा बह रही है, स्मॉल i, तो वैद्युत धारिता और अनुगमन वेग के बीच संबंध I बराबर क्या होता था, I बराबर होता था NEA VD। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये आपको लास्ट टाइम पे बता दिया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ध्यान से देखो। माना कोई चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। जैसे ही हम चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर कैपिटल V स्थापित करते हैं तो चालक में धारा बहने लगती I। ठीक, और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कितना, कैपिटल E। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है F बराबर QE या EE। ठीक, जो कि इसको एक पर्टिकुलर दिशा में यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान कर देती है। किस वेग से, अनुगमन वेग से। ठीक है ना, अब जो अनुगमन वेग है भाई वो अगर Vd है तो I बराबर क्या होता है, NEA VD। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यदि चालक के सिरों, इसलिए चालक की यदि
चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E होगा। तो E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है V अपॉन L। इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, जिसके कारण, किसके कारण? इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल लगेगा F बराबर E इंटू कैपिटल E इंटू कितना बल लगेगा? F बराबर क्या होता है? किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE होता है, आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे आवेशित कण को क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर EE। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान रख दें E का, तो F बराबर हो जाएगा भाई, F बराबर स्मॉल e, देखो कैपिटल E की जगह V अपॉन L रख दो, V अपॉन L। ठीक है ना। अब ये बल किस पे लग रहा है? प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, आप जानते हैं किसी भी कण पर अगर आप बल लगाएंगे, या कोई भी कण, आवेशित कण या बिना आवेशित कण अगर किसी बल के अधीन गति करता है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, इस बल के कारण, इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण E बराबर क्या हो जाएगा भाई? त्वरण बराबर क्या होता है? F अपॉन M, A इक्वल टू F बटे F बराबर MA होता है। ठीक है ना। तो A बराबर हो जाएगा F बटे M, जहां M क्या है? यहाँ M मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, M है मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है ना। तो A बराबर F अपॉन M हो गया। F का मान यहाँ ऊपर से रख लो, तो A बराबर हो गया, F का मान रख दो भाई EV बटे ML हो जाएगा। इसको मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर 6। अब हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण निकाल दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब त्वरण के कारण क्या होगा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई, आप जानते हैं कि प्रत्येक धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च ऊष्मीय गति से क्या करता है? गतिमान होता है। और जिस ऊष्मीय गति का मान क्या, उसमें वेग का मान कितना होता है? 10⁵ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब इस त्वरण के कारण इसके वेग में क्या होगी? प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होगी। ठीक है ना। अब कितनी वृद्धि होगी? मान लेते हैं, माना चालक के भीतर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 है भाई, तथा इसके दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय अंतराल कितना है? टॉ है भाई, टॉ 1 है। हम किसी एक पर्टिकुलर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसका उसमें वेग कितना है? टॉ 1 है, जिसका उसमें वेग U1 है, और समय अंतराल कितना है उसका? दो क्रमागत टक्करों के बीच समय अंतराल कितना है? टॉ 1। तो त्वरण A के कारण इसका वेग बढ़कर इसका वेग कितना हो जाएगा भाई? आप गति का पहला समीकरण लो, गति के पहला समीकरण बोलता है v इक्वल टू क्या होता है भाई? U प्लस AT। ठीक है ना। तो इसका जो वेग हो जाएगा कितना हो जाएगा? U प्लस AT। U की जगह U1 है,
ध्यान से देखो, u की जगह कितना है और a की जगह a रहने दें हम, और टॉ की जगह t की जगह कितना है, टॉ 1 है। तो जो पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका वेग बढ़कर इस त्वरण के कारण हो जाएगा u1 प्लस a टॉ 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या एनवा जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका वेग बढ़कर कितने हो जाएंगे, u2 प्लस a टॉ 2, दूसरे का, तीसरे का हो जाएगा u3 प्लस a टॉ 3। इस प्रकार से और इसी प्रकार से अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग कितना हो जाएंगे भाई, पहले दूसरे वाले का हो जाएगा u2 प्लस a टॉ 2, तीसरे वाले का हो जाएगा u3 प्लस a टॉ 3 डॉट डॉट डॉट, एन वाले का हो जाएगा un प्लस a टॉ n, un प्लस a। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इससे पहले वाली आर्टिकल में मैंने बोला था कि अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं त्वरित वेग से चलते हैं तो होता है क्या कि इनका वेग लगातार बढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि बीच में क्या होते हैं, धनायन होते हैं, तो ये बार बार टकराते हैं और टकराकर अपनी ऊर्जा क्या करते रहते हैं, खोते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र है भाई, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित वेग प्रदान करने में असमर्थ रहता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक हल्का सा वेग देता है, जिस वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग होते हैं। और इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा, इन सारे वेगों का औसत होगा भाई, इन सारे वेगों का क्या होगा, औसत होगा। अनुगमन वेग vd बराबर हो जाएगा भाई, vd बराबर इन सब का औसत निकालो, u1 प्लस a टॉ 1 प्लस u2 प्लस a टॉ 2 प्लस u3 प्लस a टॉ 3 प्लस डॉट 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 un प्लस a टॉ n, और बट्टे में क्या आ जाएगा, इन सब का औसत। ठीक है, सबके बट्टे में क्या आ जाएगा, n। औसत का मतलब होता है कुल वेग बट्टे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर रहा हूं, मैं u1 u2 u3 इनको अलग कर दे रहा हूं और बाकी जो a है उसमें से a कॉमन ले लूंगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, और इसके बट्टे में भी क्या आएगा, n। ठीक है, और प्लस a को कॉमन ले रहा हूं, बचा टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस डॉट 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 टॉ n, और बट्टे में भी क्या आएगा, दोनों का हर भी मैंने अलग अलग कर दिया और इन वेगों को अलग कर दिया और a वाले पदों को क्या कर दिया, इतना कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बराबर 0 होता है भाई। औसत ऊष्मीय वेग, आपको लास्ट आर्टिकल में बताया था कि औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि जब तक हमने वैद्युत चालक, जो हमारे पास चालक है इसके सिरों के बीच हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी क्षण दाईं ओर को जाते हैं उतने ही किधर को जाते हैं, तो नेट प्रवाह 0 होता है, तो नेट उसमें वेग भी कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला पद तो हो गया 0, तो ये हो गया vd बराबर 0 प्लस a, और इसको हम लिख सकते हैं भाई टॉ 0 प्लस, अब जहां टॉ क्या है, जहां टॉ औसत क्रांतिकाल है भाई, इसको बोलते हैं औसत क्रांतिकाल। भी कल लास्ट टाइम पे बताया था। और ये तो हो गया 0, और a t1 प्लस t2 प्लस टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस डॉट 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 टॉ n बटे n, यानी औसत क्रांतिकाल हो गया कितना, टॉ। तो vd इक्वल टू हो गया भाई, vd इज फाइनली a टॉ। vd कितना निकला, और vd जो है क्रांतिकाल है, इसका मान कितना होता है,
श्रांतिक सॉरी टॉ जो है श्रांतिकाल है और इसका मान होता है 10⁻⁻14 सेकेंड को 10 की, ये भी बताया जा चुका है पिछली बार। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। अब देखो इसका मान उठा के ए का मान हम समीकरण फर्स्ट से ले लें, समीकरण से सॉरी फर्स्ट नहीं बल्कि कौन सी है वो है समीकरण सेकंड से ए का मान ले लें, ए का मान ले लें तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा भाई, ए का मान कितना था भाई, ई वी बट्टे एम एल, ई वी बट्टे टॉ, ई वी बट्टे एम एल इंटू टॉ। और वी डी का ये मान उठा के हम कहाँ पे रखते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखें, इस मान को उठा के हम कहाँ पे रखें, समीकरण फर्स्ट में रख दें। तो आई बराबर हो जाएगा एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी का मान ई वी बटे एम एल इंटू टॉ, ये रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक ध्यान से देखो। एंड आई इज फाइनली, आई बराबर हो जाएगा भाई एन, यहां देखो ई और ई गुणा होके क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर वी, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर वी ए टॉ बट्टे एम एल। ठीक है, और v अप, यहाँ से v को मैं v i को इधर ले जा रहा हूँ, बाकी सब उल्टा हो जाएगा। तो v अपॉन आई बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ से हमें v अपॉन आई निकालना है, v अपॉन आई बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा एम एल बट्टे एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए टॉ। समीकरण नंबर बना दे रहा हूँ इसको थर्ड। अब v अपॉन आई ही क्यों निकाला, ध्यान से सुनो। v अपॉन आई, यहाँ से हमने i बराबर एन ई स्क्वायर वी ए टॉ बटे एम एल आया था, यहाँ से हमने इस i को मैं इधर ले गया, बाकी सबको इधर ले गया, तो एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टॉ आ गया नीचे, एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टॉ वी बटे आई का मान हो गया। अब v बटे आई क्यों निकाला, क्योंकि ओम का नियम बोलता है कि v अपॉन आई इक्वल टू आर बोलता है। तो यहाँ से हम इसमें अब ओम के नियम से इसमें आर का मान रख देंगे, मान हो गया हमारे पास, हमारे आर्टिकल पूरी हो जाएगी। यहाँ से इसको मिटा दूं मैं, इसको कहीं पूछना किसी को, यहाँ तक कुछ पूछने? अब देखो, अगर कोई जो चालक है भाई, चालक की लंबाई कितनी है एल, अगर हम कांस्टेंट रखें और क्षेत्र ये भी कांस्टेंट लें, ठीक है ना। अगर किसी पर्टिकुलर चालक के लिए लंबाई भी कांस्टेंट रहेगी और ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि उसका ताप कांस्टेंट है। तो ताप कांस्टेंट होने पर ये चीजें नहीं बदलेंगी। और आप देख रहे हैं कि m कांस्टेंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है, e मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एकांक आयतन में संख्या भी कांस्टेंट है, टॉ भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारा का सारा दिए गए मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, तो यदि ताप स्थिर रहे, देखो इसीलिए जो है ओम के नियम में, यदि ताप स्थिर रहे, ओम के नियम में जो शुरू लाइन है, तो ओम के नियम में शुरू लाइन क्या थी कि भौतिक अवस्थाएं चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, यानी कि ताप दाब वगैरह में परिवर्तन न किया जाए, यदि ताप स्थिर रहे तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो एम एल बटे एन ई स्क्वायर, एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टॉ, ये भी क्या होगा, नियतांक होगा। देखो m कांस्टेंट है, ये तो कभी बदला नहीं जा सकता है, l हम नियत रख रहे हैं और a भी क्या रख रहे हैं,
कैपिटल ए आएगा। ए भी क्या रहेगा, ताप नहीं बदलेगा तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा और लंबाई भी नहीं बदलेगी। बात समझ में आ गई। और बाकी तो सारी कांस्टेंट है ही, बाकी सारे क्या है, ये नियतांक होगा और इसी नियतांक होगा इसी नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं भाई, वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर हो गया ml/ne² कैपिटल ए इंटू टो, और इसलिए आप कह सकते हैं V/I बराबर R, क्योंकि V/I बराबर क्या निकला था, ml/ne² टो, और ये कांस्टेंट हो गया R के बराबर। और यही किसका नियम है, यही ओम का नियम है। ml/ne² टो, इनको जो है इस समीकरण को धातु के प्राचलों के पदों में, धातु के प्राचल का मतलब होता है पैरामीटर्स, धातु के प्राचल यानी कि पैरामीटर्स के पदों में वैद्युत प्रतिरोध भी कहा जाता है। वैद्युत, ये जो समीकरण है R बराबर ml/ne² टो, इसको हम बोलते हैं कि ये धातु के प्राचल के पदों में यानी पैरामीटर्स के पदों में क्या है, वैद्युत प्रतिरोध का मान है। कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि धातु के प्राचल के पदों में वैद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो कितना होता है ml/ne² टो, जहां m क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n क्या है एक चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल A जो है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और टो जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल है। क्लियर। तो ये आर्टिकल पूछे जाते हैं, ध्यान रखें, इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और साथ में ये आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्राचल कांस्टेंट रहे भाई, अगर हम किसी तार को मोड़ दें, तार को हम क्या कर दें, मोड़ दें कई स्थानों पे, तो भी उसके प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है। अगर आप तार देखो, अगर आपने तार का एक छल्ला बना के रखा हुआ है तो उसका प्रतिरोध भी उतना ही होगा, और लंबा तार खींच दो उसका प्रतिरोध भी उतना ही होगा। आपने देखा होगा जो आपके घरों में हीटर होते हैं, हीटर रहते हैं आमतौर पे, अब तो इंडक्शन आ गए, लेकिन इससे पहले हीटर देखा है तुम लोगों ने, तो हीटर में क्या होता है कि स्प्रिंग बनी होती है तार की, ठीक है ना, और उस स्प्रिंग की जगह पे उतना ही तार का आयतन अगर उतना ही लो और एक मोटा तार लगा दो, तब क्या होगा, तब वो तुरंत शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उतने ही धातु का तार आपने लंबा खींचा और फिर उसकी स्प्रिंग बना दी, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ से लेकर और उतनी दूर तक का इतना बड़ा हीटर तो बनाओगे नहीं, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए आपने क्या कर दिया, स्प्रिंग बढ़ा दी। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार का प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है भाई, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, L/A। ध्यान रहे, तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और तार का प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इस क्षेत्रफल के। तो तार जितना मोटा होगा, तार की मोटाई बढ़ने पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार की मोटाई बढ़ने पर यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, और तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है। तो आपने सेम, आपके पास इतना सा तार है, सिर्फ सपोज के लिए आपके पास इतनी धातु है, ठीक है ना, आपने उसका एक टुकड़ा लिया धातु का, ठीक, और इसको तार के रूप में बना दिया, इतना तार बना, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इस तार को गलाया और लंबा तार खींचा, तो इस टुकड़े का द्रव्यमान भी वही रहेगा, आयतन भी वही रहेगा, तार का द्रव्यमान भी वही रहेगा, तार का आयतन भी वही रहेगा, लेकिन सिर्फ तार की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे आप इसको खींचोगे तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो जब ये घटेगा
तो भी आर बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो भी आर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब आप तार को खींचोगे तो उसका प्रतिरोध लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और जब आप तार को सिकुड़ोगे, कम करोगे, उसकी लंबाई कम करोगे, यानी उसकी मोटाई बढ़ाओगे, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो समान द्रव्यमान के तार का प्रतिरोध अलग अलग होगा, जबकि उसकी लंबाई क्या हो, अलग अलग। द्रव्यमान समान होगा, कोई दिक्कत फर्क नहीं। आपने आधा किलो तार लिया, लोहे का या चांदी का, तांबे का, ठीक है ना, और एक से आपने बारीक तार बनाया और एक आपने रॉड बना दी, तो प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, बारीक तार का या फिर रॉड का, बारीक तार, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज है भाई, ये आपको समझनी है कि ओम के नियम को हम वैद्युत धारा के अनुगमन वेग की सहायता से कैसे प्राप्त करेंगे। आगे बात समझो, कुछ पूछना है कहीं पे भी, तो ये आर्टिकल यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटाओ। मिटा, हो गया, रहने दो, आ जाएगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग की सहायता लिया। देखो एक बार फिर से रिपीट करो, अपनी कॉपी में चेक करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और जे आई बराबर क्या था, आई बराबर एन ई ए वी डी, पहली समीकरण बनाई थी। उसके बाद आपने कहा कि तार के सिरों के बीच में हम जब विभवांतर स्थापित करते हैं तो तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ई, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या होता है, इक्वल टू वी अपॉन एल। यहाँ से आप अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुख्य जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर बल लगा कैपिटल एफ, एफ बराबर क्यू ई, क्यू ई की जगह पे, क्यू की जगह पे स्मॉल ई रख दो, तो एफ बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और फिर आपने कैपिटल ई का मान पहले वाले से रखा, तो फाइनली हमारे पास क्या मिला, एफ बराबर क्या मिला, एफ बराबर ई वी अपॉन एम एल मिला, ई वी बटे, नहीं, एफ बराबर क्या मिला, हाँ, एफ बराबर ई वी बटे एल मिला होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर त्वरण निकालना है, एफ बराबर ए बराबर एफ बटे एम, एफ बराबर एम ए से ए निकाल दिया, ठीक है ना। अब इस त्वरण के कारण, ध्यान से सुनो, इस त्वरण के कारण क्या होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक क्या लगेगा, त्वरित गति मिलेगी मुक्त इलेक्ट्रॉन को, और उसके वेग में क्या होना चाहिए, वृद्धि होगी। अगर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो उसमें वेग है u1 है, और दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो शांति काल है भाई वो कितना है, τ1 है, तो उसका वेग v बराबर, गति के प्रथम नियम से v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो u1 प्लस ए τ1 हो जाएगा। दूसरे का u2 प्लस ए τ2, ऐसे ही तीसरे का u3 प्लस ए τ3, और इन सबको लास्ट में हम क्या करेंगे, एन वे का क्या हो जाएगा, un प्लस ए τn। तो औसत वेग को बोलेंगे अनुगमन वेग। तो इन सब वेगों का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और यहाँ से आपने u वाले पदों को अलग करना और a वाले पदों को अलग कर देना। u वाले पदों को u1 प्लस u2 प्लस u3 यानी कि बटे n, तो औसत उसमें वेग शून्य होता है, ठीक है। और जो a कांस्टेंट लेके जो आपके पास बचा था a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट डॉट, सॉरी τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 τn, ये बचा था, बट्टे में n, तो उसका मान रख देना है τ, ठीक है ना। तो फाइनली आपके पास मिलेगा वी डी बराबर ए इंटू टो, ये टो मिला, यही मिला, यही मिला ना। और वी डी का मान जो है आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लो जहां से आपने पहले बनाया था। तो फाइनली आपके पास मिलेगा, आपको निकालना है आई और वी के बीच में अनुपात, आई वी अपॉन आई इसलिए निकाला क्योंकि ओम के नियम में वी अपॉन आई क्या होता है, आर, ठीक है। तो वी अपॉन आई का मान आपने निकाला एम एल बटे एन स्क्वायर ए टो, और यही ओम का नियम था जो आर बराबर, क्योंकि दिए गए ताप के लिए अगर जो भौतिक अवस्थाएं समान रहे,
यानी ताप स्थिर रहे, तो एल और ए नहीं बदलेगा भाई, ठीक है। और बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है ही हैं, बाकी सारी चीजें क्या है, तो एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टॉप कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को हमने क्या बोला, वैद्युत प्रतिरोध बोला। अगली बात समझ क्या भी नहीं आई। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं भाई। देखो कौन सी है नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अगर हम देखो भाई, किसी चालक के सिरों के बीच में हम क्या करें, फिर से वही क्लास वाली आर्टिकल उठा रहे हैं कि अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच में कैपिटल ई वैद्युत या किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न करें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और जो चालक में धारा घनत्व होगा ई अपॉन जे, उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर होता है ई बटे जे। इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं, और इसको रो से प्रकट करते हैं। पी जैसा दिखेगा आपको, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, रो। परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे हम किसी चालक के भीतर, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा धारा घनत्व के अनुपात को, तथा धारा घनत्व के किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या धारा घनत्व के अनुपात को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, या प्रतिरोधकता बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब आप जानते हैं, अगर जब चालक के सिरों के बीच, यदि चालक के सिरों के बीच, यदि चालक की लंबाई, इसको हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं भाई, यदि चालक की लंबाई स्मॉल एल तथा सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल वी हो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन एल। ई बराबर क्या होगा, वी बटे एल होगा, होगा। तथा धारा घनत्व है, तथा यदि चालक में धारा, यदि चालक में वैद्युत धारा आई हो भाई, तो आई जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर आई बटे, जे बराबर क्या हो गया, आई बटे ए हो गया। जे इक्वल टू आई अपॉन ए, जहां ए क्या है भाई, जहां ए आप जानते हैं चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जहां ए लिख भी लो, जहां ए चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो इसलिए रो बराबर, इसलिए धारा इसलिए प्रतिरोधकता चालक, रो इक्वल टू ई का मान रखो भाई वी अपॉन एल, वी अपॉन
एल बट्टे जे का मान रखो आई बट्टे ए, आई बट्टे, तो रो इज फाइनली वी ए बट्टे आई एल, वी ए बट्टे, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, रो इक्वल टू वी अपॉन आई, वी अपॉन इंटू ए अपॉन एल इंटू, और वी अपॉन आई बराबर क्या होता है भाई, आर ए अपॉन एल, रो बराबर हो गया आर इंटू ए अपॉन एल, जहां आर क्या है भाई, आप जानते ही हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जहां आर चालक का प्रतिरोध है, चालक का, और ओम के नियम से आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, तो रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, इसको मैं समीकरण नंबर सेकंड बना दे रहा हूँ, और इसको मैं समीकरण नंबर यहाँ वाले को फर्स्ट बना दे रहा हूँ, बाकियों को मैं समीकरण नहीं बना रहा हूँ, बीच में है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, चलो इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा रुको, अभी पहले हम इसका मात्रक वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रो का मात्रक, रो का देखो, आर का मात्रक क्या होता है ओम, ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, तो ओम मीटर हो गया भाई, ओम, या अगर तार, आमतौर पे जो है, जो क्षेत्रफल है या फिर जो तार है भाई, उसकी लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है, ठीक है ना, तो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, अगर लंबाई सेंटीमीटर में होगी तो ओम सेंटीमीटर, मिलीमीटर में होगी तो ओम मिलीमीटर, ठीक है, मीटर में होगी तो, और फाइनली आप जब आप कैलकुलेट करते तो आपको ओम मीटर ही लेनी है, ठीक है। और रो की विमा, रो की, बताओ जरा कौन बताएगा, ओम की विमा कौन बताएगा, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, इससे पहले वाले आर्टिकल में, आर की विमा ओम, यानी कि प्रतिरोध की विमा, कॉपी पलटू, याद कौन करेगा इनको, है भाई, देखो कितना आया, याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो टाइम लेगा, और हम यहाँ से फिर से हम आर की विमा निकालने लगे तो फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, बताओ, गजब है। देखो चेक करो, ओम की होती है ml2 t - 3 a - 2, ml2 t - 3 a-, और मीटर का मतलब क्या हुआ, L इंटू L, अब बताओ कितना हुआ, ml3 t - 3 a - 2, अगर याद रखोगे तो ठीक है, और अगर याद नहीं रखोगे तो आर बराबर वी अपॉन आई से पहले वोल्टेज को डब्ल्यू अपॉन क्यू न्यूटन पर मीटर में तोड़ोगे, फिर न्यूटन को तोड़ोगे, फिर त्वरण को तोड़ोगे, फिर जिस काम को 1 सेकंड में पूरा होना चाहिए था वो काम लगेगा आपका 2 मिनट, ठीक है ना, और वो 2 मिनट आप कहीं और यूज कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ याद है तो दो मेन जो भौतिक राशियां उनकी बीमाएं याद रखो, ठीक है, विशेषकर जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी बीमाएं याद रखो, इनके मात्रक याद रखो, तो रो की बीमा हो गई भाई ml2 t - 3 a - 2, आ गई बात समझ में। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, यदि मैं समीकरण नंबर सेकंड में, यदि समीकरण सेकंड में ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर है भाई, और एल बराबर भी 1 मीटर है, तो रो बराबर आर हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये मत समझना कि रो का मान आर के बराबर हो गया तो रो का मात्रक आर के मात्रक के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ आंकिक मान, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो आर के बराबर होगी,
यहाँ से हम रो की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस आंशिक रूप से उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि चालक की लंबाई 1 मीटर और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना लिया जाए, 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए। यदि हम किसी चालक की लंबाई 1 मीटर लें और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना लें, 1 मीटर स्क्वायर लें, तो जो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा या प्रतिरोधकता होगी वो आंशिक रूप से चालक के प्रतिरोध के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? कुछ पूछना है तो यहाँ से हम इसका परिभाषा ले सकते हैं, यहाँ से हम इसकी क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे इसी को। विद्युत प्राचल के पदों में ये देखो समीकरण सेकंड में, यदि समीकरण सेकंड में R का मान रखा जाए, R बराबर क्या आया था भाई, R बराबर क्या आया था, ml बटे NE स्क्वायर ए टो रख रहे, अभी बताया था विद्युत प्राचल के पदों में, सॉरी धातु के प्राचल के पदों में R का मान कितना निकला था, ml बटे NE स्क्वायर ए टो, ये निकला था। इसको हम समीकरण नंबर सेकंड में रख दें, R बराबर इतना रख दें, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, R का मान रखो ml बटे NE स्क्वायर ए टो इंटू ए अपॉन एल, ए भी कट जाएगा शायद, ए भी कट जाएगा और एल भी कट जाएगा, रो इक्वल टू m बट्टे एन ई स्क्वायर टो। इसको समीकरण नंबर 3 बना दो। ये इस समीकरण को बोलते हैं धातु के प्राचल के पदों में, इस धातु के प्राचल यानी पैरामीटर्स के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। धातु के प्राचल के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान होता है m बटे एन ई स्क्वायर टो। ठीक है, तो जो ये R का मान है भाई ये यहाँ भी काम आएगा, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे कई सारे आर्टिकल्स में काम आए, तो इसलिए आपको ये याद रखना है धातु के प्राचल के पदों में प्रतिरोध का मान होता है ml बटे एन ई स्क्वायर ए टो। ठीक, और इसी मान को हमने यहाँ पे रख दिया, तो ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, बचा रो इक्वल टू m बटे एन ई स्क्वायर टो। ठीक, यहाँ पे ये आर्टिकल समाप्त होती है और यहाँ पे ये क्लास में समाप्त करते हैं। ठीक है, पढ़ लो इनको है, ठीक है, अगर याद नहीं करोगे तो बड़ी मुश्किल होगी।